हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कीपिंग इन माइंड जेई मेन एंड नीट एग्ज़ाम्स। बच्चों, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन हमेशा आता है और चाहे वो मेन का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का हो या बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, जो भी हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, जैसे सोप के बारे में है, डिटर्जेंट्स के बारे में है, कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इसमें एफर्ट करें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों, इसमें हमें बात करनी है कि ड्रग्स क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ड्रग्स होता है, ये बच्चों होता है लो मॉलिक्यूलर मास का होता है, 100 U to 500 U। ठीक है, और इसका एक टारगेट होता है ड्रग का। ठीक है, टारगेट में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरेपेटिक होगा, ठीक है, तो उसी ड्रग को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, मेडिसिन कह देंगे। ठीक है, और ऐसा ब्रांच जो इसको डील करता है उसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर थेरेप्यूटिक होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन भी ड्रग है, ड्रग भी मेडिसिन है, दोनों इंटरचेंजेबल है। अब नेक्स्ट है बच्चों इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि 4 प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो होता है देखा ये जाता है कि ड्रग से कौन सी डिजीज़ या एलिमेंट ठीक हो रहा है। ठीक है ना, ड्रग किस एलिमेंट या डिजीज़ को ट्रीट करता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो उनका काम क्या होता है, दर्द को ठीक करना। ठीक है ना, तो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स पेन को ठीक करता है। ठीक है, पेन को ठीक करता है, ट्रीट करता है। और ये जो होता है बच्चों, ये डॉक्टर्स के पास एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन मार्केट में कितनी अवेलेबल है उसको हम उसका उसे नॉलेज होता है ना। तो इट गिव्स द कंप्लीट रेंज ऑफ, होल रेंज ऑफ मेडिसिन फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़ और एलिमेंट्स। उसी प्रकार जैसे एंटीसेप्टिक होते हैं बच्चों, तो एंटीसेप्टिक किसी प्रकार के एंटीसेप्टिक होगा तो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स जो होता है, ठीक है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया को क्या करता है बच्चों,
किल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये है फॉर्मा। दूसरा होता है बच्चों, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसमें है कि बच्चों की ड्रग करता क्या है ना, कि ड्रग जाएगा तो वो क्या करेगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि किस बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ठीक है ना, अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो हिस्टामिन का जो एक्शन होता है ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये है। तीसरा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये जो होते हैं सल्फर ड्रग जो होते हैं, ठीक है, ये NHR है। अब इस R को अगर आप चेंज करते जाएंगे तो ये हो जाए, ये सल्फर ड्रग है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर R की वैल्यू आप डिफरेंट मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी बना सकते हैं, तो अगर R चेंज होगा तो उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े डिफरेंट होंगे, बट अल्टीमेटली जो मेन इफ़ेक्ट होगा वो सबका सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। तो इसमें है कि बच्चों ड्रग का टारगेट क्या है, अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो टारगेट भी सेम होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सिमिलर, ठीक है, तो टारगेट सिमिलर। तो बच्चों देखो ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है केमिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, केमिस्ट के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है ये डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर को पूरा आइडिया हो जाता है कि कितने प्रकार की ड्रग मार्केट में इस पर्टिकुलर डिजीज़ को, ठीक है ना, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें अब देखो बच्चों एक जनरल बात आपको समझनी है कि एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, एक जो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक्चुअल में जो होता है ना, ड्रग का एंजाइम के साथ इंटरेक्शन ये है, और ड्रग का रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन, तो दो चीज़ है बच्चों, है ना, कि ड्रग एंजाइम, इसकी बात करनी है कि जो ड्रग हम खा रहे हैं वो एंजाइम के साथ किस तरह से बिहेव करता है, और ड्रग जो होता है वो क्या है, रिसेप्टर, ठीक है बच्चों। तो पहला हम बात करेंगे बच्चों एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, ये क्या है, बायो कैटलिस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को, जिसका दो काम करता है ना, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, ठीक है ना, और ये क्या करता है बच्चों, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, ठीक है। और दूसरा होल्ड कैसे करता है, केमिकल बॉन्ड से, है ना, केमिकल बॉन्ड से, ठीक है, होल्ड करता है। कौन से केमिकल बॉन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आयनिक हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और डाइपोल हो सकता है,
ठीक है, ये पूछा जाता है, और वान डेर वाल हो सकता है। तो जो एंजाइम होता है वो बायो कैटलिस्ट होता है, वो सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, ठीक है ना। कैसे होल्ड करता है? केमिकल बॉन्ड से होल्ड करता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद जो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन एंजाइम का जो होता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन के लिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। ये इसका दो टारगेट होता है, एंजाइम का दो काम होता है कि सबस्ट्रेट को पकड़ना, और उसके लिए तो उसमें क्या होता है ना, एंजाइम पे एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट होता है, ठीक है, एक्टिव साइट होता है जिससे वो पकड़ता है, ठीक है। अब जो ड्रग जो होता है बच्चों, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ना। ड्रग क्या करता है? ड्रग एंजाइम की को इनहिबिट करता है ना, इनहिबिट करता है, तो उसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर, ठीक है। तो कैसे करता है? देखो बच्चों, एंजाइम जो होता है ना, इसके पास कुछ इस प्रकार से ये खाने टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें जो एक सबस्ट्रेट होगा वो आके क्या होगा? फिट होगा, ठीक है ना। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है बच्चों? एंजाइम है। तो वो इस पे आकर के क्या होता है? फिट होता है, और इस तरह से ड्रग जो होता है ना, वो एंजाइम के सॉरी, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, और इसके साथ वो फिर बॉन्ड बनाता है और फिर रिएक्शन होता है। तो जो ड्रग होता है ना बच्चों, वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है, ठीक है। ड्रग क्या करता है? सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है, के साथ कम्पीट करता है, ठीक है। वो पहले आके एंजाइम से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ड्रग किसी दूसरी साइड से जाके ज्वाइन हो जाएगा और फिर एंजाइम, ठीक है। तो पहला ये होता है। दूसरा जो होता है कि ड्रग एंजाइम के बच्चों, जो एंजाइम होता है ना, वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। उसका एक शेप होता है, अगर शेप चेंज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ड्रग एंजाइम के किसी दूसरी साइट, है ना, दूसरे साइट पर ज्वाइन होता है, और उसका दूसरे साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और उसका शेप चेंज करता है। क्या करता है? शेप चेंज करता है, ठीक है, शेप चेंज करता है। और इसलिए जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, एंजाइम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इस तरह से कई बार होता है ना कि जो ड्रग और एंजाइम का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है ना, कि ड्रग एंजाइम का बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा, ठीक है, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो बॉडी इसको बाहर करती है, बाहर एक्सक्रीट करती है, ठीक है ना, बाहर करती है, और नया एंजाइम बनाती है। और क्या बनाती है? और न्यू एंजाइम
बनाती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरा होता है बच्चों सेल होता है ना, सेल के ऊपरी सरफेस पे क्या होता है, एक ये होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर मतलब जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर, जैसे आइज है, नोज है, स्किन है ना, ईयर है, तो ये रिसेप्टर है। ठीक है, तो वैसे ही सेल के ऊपर भी रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है चीज़ों को। तो यहाँ पे इसका जो एक्टिव साइट होता है वो बाहर होता है। ठीक है ना, एक्टिव साइट। तो यहाँ पे कौन आता है बच्चों, एक केमिकल मैसेंजर आता है। कौन आता है, केमिकल मैसेंजर, जो वो रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना, तो केमिकल मैसेंजर एक केमिकल कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड होगा जो रिसेप्टर को आएगा। ठीक है ना, उसको ऑर्डर करेगा या सिग्नल देगा, जो भी करेगा, और रिसेप्टर ये इस इन्फॉर्मेशन को सेल को पहुंचा देगा। ठीक है, कि हमें ये काम करना है। ठीक, तो केमिकल मैसेंजर एंड रिसेप्टर। ठीक है ना, तो रिसेप्टर आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो जो भी न्यूरॉन्स के बीच का कम्युनिकेशन है या फिर न्यूरॉन्स और मसल का कम्युनिकेशन, तो ये जो कम्युनिकेशन है उसके लिए रिसेप्टर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, तो ये रिसेप्टर क्या है बच्चों, ये कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर आएगा, रिसेप्टर को सूचना देगा और रिसेप्टर उस सूचना को सेल को देगा। रिसेप्टर को उसमें शेप चेंज हो जाता है ना। ठीक है, जब मैसेज ट्रांसफ़र होगा तो रिसेप्टर का क्या होता है बच्चों, शेप चेंज होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी सूचना को, मैसेज को अगर नहीं देना है, ठीक है, तो ड्रग जो आएगा वो पहले रिसेप्टर से बाइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ड्रग रिसेप्टर से क्या बनाएगा, पहले बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाँ, और मैसेज को ब्लॉक कर देगा। और क्या कर देगा, मैसेज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एंटागोनिस्ट कहते हैं। दूसरा बच्चों आता है इसमें एगोनिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। एंटागोनिस्ट मतलब ऐसा ड्रग जो केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर को सूचना देने के लिए बोलता है, एंटागोनिस्ट उस काम को बंद कर देता है। एंटागोनिस्ट एक प्रकार का ड्रग है, ठीक है ना, जो मैसेजेस को इनहिबिट कर देता है। एगोनिस्ट जो होता है वो क्या होता है कि जब केमिकल मैसेंजर की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जब केमिकल मैसेंजर की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है ना, संख्या कम हो तो वो ड्रग, ठीक है ना, जो केमिकल मैसेंजर का रोल प्ले करता है, केमिकल मैसेंजर का रोल प्ले करता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वो मिमिक्री करता है, मिमिक्री करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में, उसको नींद नहीं आ रही, तो हम उसको क्या देते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं। ठीक है ना, तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो मैसेजेस को जो होता है स्लो कर देता है। ठीक है ना, और वो आदमी आराम से चैन से सो जाता है, इस टाइप की चीज़ होती है। तो जो ट्रैंक्विलाइजर है वो एगोनिस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कि मैसेज को, सॉरी नहीं, अगर किसी को मैसेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, सॉरी, जब किसी को मैसेज कम मिल रहा है, जैसे कोई डिप्रेस आदमी है, तो वहाँ पे एगोनिस्ट यूज करते हैं कि उसकी बॉडी में, है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो एगोनिस्ट वहाँ पे ऐड करते हैं। जब मैसेज को ब्लॉक करना है, ठीक है, तो वहाँ पे एंटागोनिस्ट लेते हैं। तो मैसेज को ब्लॉक करने का एग्जांपल है कि जैसे स्टमक में क्या होता है बच्चों, हिस्टामिन होता है, वो पेप्सिन और एसिल के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है, वो रिसेप्टर पे जाता है, बोलता है कि और एसिल को प्रोड्यूस करो।
तो जो एंटागोनिस्ट है दैट इज़ एंटी हिस्टामिन, ठीक है ना। तो जो एंटी हिस्टामिन होता है वो मैसेज को ब्लॉक करता है। क्लियर। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है, बात करते हैं हम लोग एंटासिड, ठीक है, एंटासिड। तो एंटासिड जो होता है कि जो स्टमक में क्या होता है ना, एसिडिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एसिड का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड से क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि ओवर प्रोडक्शन। तो क्या होता है, पेन या इरिटेशन होता है। क्या होता है, पेन या इरिटेशन। बहुत ज़्यादा होगा तो अल्सर हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, ठीक है, तो अल्सर हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो एंटासिड जो होता है बच्चों, वो यही काम करता है, जो एक्सेस ऑफ HCl है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो एंटासिड जो होता है, एक्सेस ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करता है। ये सिम्टम को जो होता है ना, वो ट्रीट करता है, ठीक है। तो एंटासिड जैसे AlOH होल थ्राइस है, ठीक है, NaHCO3 है, MgOH का होल ट्वाइस है। तो जो स्पेरिंगली है ना। अब बच्चों एंटासिड है, एसिड है, तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, जो बेस होगा, ठीक है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्ट्स एज एंटासिड। अब इसमें बच्चों ये जो होते हैं AlOH होल थ्राइस, ये उतना ही डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये उतना ही डिसोसिएट होगा जितने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। ये बॉडी के pH को ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उतना ही डिसोसिएट होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, डिसोसिएट होगा, ठीक है, होगा जितना HCl की एक्सेस है ना, जितना HCl का एक्सेस है उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। अब जैसे NaCO3 जो होता है ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो जब ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो अगर आपने ज़्यादा डोज ले लिया ना, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, तो सोल्यूशन मोर बेसिक हो जाएगा, क्योंकि किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ज़्यादा डोज ले लोगे तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो सोल्यूशन ज़्यादा एल्कलाइन होगा, तो ये ज़्यादा HCl को और ज़्यादा इनक्रेज कर देगा। इसलिए NaCO3 को अवॉइड करना चाहिए, है ना। अगर कुछ नहीं है तो NaCO3 ले सकते हैं, बट उससे बेटर है कि आप हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वाली मेडिसिन को यूज करें, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, जो एंटासिड होता है, ठीक है ना, एंटासिड सिर्फ क्या करता है, सिर्फ सिम्टम को क्या करता है बच्चों, ट्रीट करता है, सिम्टम को ट्रीट करता है, ठीक है। एंटासिड क्या करता है, सिम्टम को ट्रीट करता है, ठीक है, एक्चुअल क्योर नहीं करता है। अब इसमें एक टर्म आता है बच्चों, हिस्टामिन। तो इसका जो एक्चुअल क्योर करने वाला है वो है, ठीक है, हिस्टामिन को ट्रीट करना है। हिस्टामिन क्या करता है कि स्टमक में पेप्सिन और HCl के सिक्रेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम किसी तरह हिस्टामिन को कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कर रहे थे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, मैसेंजर होता है, सॉरी रिसेप्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है, और यहाँ पे हिस्टामिन जो आएगा वो आएगा, ये हिस्टामिन क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है, ठीक है ना।
तो ये केमिकल मैसेंजर जो है वो आएगा और रिसेप्टर पे मैसेज देगा कि ज़्यादा HCl को प्रोड्यूस करो। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें HCl के प्रोडक्शन को ही कम कर देना है तो एंटीहिस्टामिन ले लेंगे। तो एंटीहिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है, वो रिसेप्टर पे पहले आ जाएगा और हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग एंटासिड भी कहेंगे। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन जो होगा वो रिसेप्टर, यानी कि जो स्टमक वाला रिसेप्टर है, ठीक है ना, स्टमक वाला रिसेप्टर, ठीक है ना, उस पर पहले ज्वाइन कर जाएगा, पहले ज्वाइन करेगा और HCl का प्रोडक्शन अब खुद ही लिमिटेड हो जाएगा, अब वो ओवर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना। HCl करेगा, HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अच्छा है ना कि वो HCl एक्सेस में आए ही नहीं, न्यूट्रलाइज की बात ही ना हो, तो एंटा एसिड। तो यहाँ पे बच्चों इसमें याद रखोगे TBCR, ठीक है, TBCR। यहाँ पे T जो है उसका है टरफिनाडिन, B फॉर ब्रोमफिनेरामीन, ठीक है, और C फॉर सिमेटिडीन एंड R फॉर रेनिटिडीन। तो ये जो है बच्चों ये है एंटासिड और एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है एंटीहिस्टामिन। मतलब समझ गए कि हिस्टामिन जो होते हैं ना वो अलग अलग जगहों के अलग अलग होंगे, मतलब रिसेप्टर अलग अलग होगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर अलग अलग होगा, है ना। जैसे जो रिसेप्शन पे, जैसे एजुकेशन पे के रिसेप्शन पे जो काउंसलर है या रिसेप्शन पे जो भी बैठे हैं उनके पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी, अलग नॉलेज होगा, ठीक है ना। और अगर वहीं होटल का रिसेप्शन है उनके पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी, अलग नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है, तो ये याद रखना बच्चों, TBCR टरफिनाडिन। तो एंटीहिस्टामिन, अब बच्चों हिस्टामिन जो होता है वो ब्रॉडली आपको ये समझना है कि जो हिस्टामिन है, ठीक है, उसका क्या काम है। हिस्टामिन जो होता है ये बहुत सारे इसका फंक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारा इसका फंक्शन होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल्स इन ब्रोंकाई, ठीक है ना, ब्रोंकाई और गट्स के स्मूथ मसल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये सब बच्चों ये जो होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, बस ये थोड़ा जान लो। और अदर मसल को रिलैक्स करता है, अदर मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। और एलर्जी भी कॉज करता है, क्या करता है, एलर्जी भी कॉज करता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड में नसल कंजेशन करता है, नसल कंजेशन, नसल मतलब नाक जाम हो जाना, ठीक है ना, नसल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो ये सब है बच्चों। और स्टमक वाला जो हिस्टामिन होगा वो क्या करता है ना, स्टमक वाला हिस्टामिन क्या करेगा, स्टमक वाला हिस्टामिन HCl का प्रोडक्शन करता है, HCl और पेप्सिन का क्या करता है, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है बच्चों, ये है। तो ये था बच्चों
हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन। ठीक है, नेक्स्ट आते बच्चों ट्रंकुलाइजर्स। ये जो ट्रंकुलाइजर होता है ना बच्चों, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, मतलब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होता है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। ठीक है, तो इमोशन और मेंटल, ठीक है, डिजीज़ को क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ठीक है, टेंशन है, ठीक है, हाइपर टेंशन है, ठीक है, एग्जाइटी है, चिंता बहुत किसी को होती है, ठीक है, एग्जाइटी है, ठीक है, एक्साइटमेंट और इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप चिढ़ने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो इन सब को क्या करता है, ट्रंकुलाइजर ट्रीट करता है। ठीक है, जो मेंटल डिजीज़ होता है, ठीक है, ट्रंकुलाइजर मेंटल डिजीज़, तो इन सब को जो भी हमने घेरा है, इन सब को क्या करता है, ट्रंक्विलाइजर क्या करता है बच्चों, ट्रीट करता है, सही करता है। ठीक है, तो इसमें आता है बच्चों एक बॉडी में, इसमें एक होता है केमिकल मैसेंजर जो होता है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है ना, इसमें होता है कि ब्लड में एक न्यूरो ट्रांसमीटर का कंसंट्रेशन लेवल जो भी कह लो कम होता है, तो मैसेज सेंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, स्लो होता है, एंड पर्सन स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो पर्सन डिप्रेशन में जाता है, और वो कौन है, वो है बच्चों नोरेड्रेनलिन। ठीक है ना, क्या है वो, नोरेड्रेनलिन। ठीक है, ये है, तो इसका लेवल अगर ब्लड में कम हो गया तो बच्चों को, पेरेंट्स को, किसी को भी क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए यूज करते हैं बच्चों आईपी, याद रखेंगे, क्या यूज करोगे, आईपी मतलब इप्रोनाइजिड, ठीक है, एंड पी फॉर फेनलजीन। ठीक है, फेनलजीन। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये क्या है बच्चों, ये एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है, ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट। तो ये क्या करते हैं, वो एंजाइम जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को कम करने के लिए कैटलाइज करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। क्लियर, तो ये जो आईपी है, आईपी क्या करता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को कम करने के लिए
कैटालाइज करता है। ठीक है बच्चों, ये है। और दूसरा बच्चों याद रखोगे केम, ठीक है, CHEM। एक तो इप्रोनाइजिड है, दूसरा क्या है, केम, ठीक है। तो ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, CHEM। तो CH फॉर क्लोर डायाजेपॉक्साइड, E फॉर इक्वेनिल एंड M फॉर मेप्रोबामेट। ठीक है बच्चों। तो इक्वेनिल मतलब ये किसके लिए है, डिप्रेशन, मतलब एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंटी डिप्रेसेंट और हाइपरटेंशन, मतलब ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिप्रेशन प्लस हाइपरटेंशन दोनों को क्या करता है, ट्रीट करता है, को ट्रीट करता है। कौन करता है, इक्वेनिल। तो इक्वेनिल का स्ट्रक्चर मतलब इक्वल से याद रखो, इक्वेनिल मतलब इक्वल है ना, यहाँ पे कार्बन है, इक्वल मतलब आमने सामने ग्रुप क्या रखोगे, इक्वल रखो, है ना, O। ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH2 है, तो ये है CH2O CO NH2। इधर भी क्या होगा, CH2O CO NH2। ठीक है, तो ये है बच्चों किसका स्ट्रक्चर, इक्वेनिल का। ठीक है, और उसी तरह मेप्रोबामेट में यहाँ पे CH3 जो नीचे है ना, उसकी जगह क्या लिख लेना, प्रोपाइल ग्रुप, बाकी सब सेम रहेगा, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH2O CO NH2। ठीक है, यहाँ पे CH2O CO NH2। तो ये जो है, ये क्या नाम है बच्चों, मेप्रोबामेट। ठीक है, एक और इसमें याद रखोगे बच्चों, VVSLANS। ठीक है, VVS लक्ष्मण नाइस शॉट, क्या याद रखोगे, VVS लक्ष्मण नाइस शॉट। यहाँ पे V का मतलब है वैलियम। ठीक है, अगला V जो है वो है वरुणल, S फॉर सिकोनल, L फॉर ल्यूमिनल, A फॉर इमाइटल और N फॉर नेम्ब्यूटल। ठीक है बच्चों, एंड S फॉर सेरोटोनिन। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सब इनको हम बोलते हैं, जहाँ पे L आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बारबीट्यूरेट्स। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो हिप्नोटिक होते हैं, क्या होते हैं, हिप्नोटिक, हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग पिल, स्लीप प्रोड्यूसिंग पिल, इसके ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, और जो वैलियम और है वो भी वैलियम और सेरोटोनिन। ठीक है बच्चों, तो ये सब है। तो एक जैसे इसमें वारुनल जो होता है, ये सब बारबिट्यूरिक एसिड जो होता है, बारबिट्यूरिक एसिड, ये कैसे बनता है, यूरिया प्लस मैलोनिक एसिड को कंडेंस करा दो। ठीक है, प्लस मैलोनिक, यूरिया क्या होता है, CONH2 और NH2 ये होता है। मैलोनिक एसिड क्या होता है, CH2COOH होता है, COOH होता है। तो यहाँ पर ये सब रिंग में आ जाएंगे, है ना, तो 1 2 3 4
5 और 6, H2O निकाल लोगे तो इस तरह से ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे N आ गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ भी N आ गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये है बारबिट्यूरिक एसिड। यहाँ से H2O निकालोगे ना, H2O निकालोगे है ना, तो 2 CO 3 आ जाएगा इसमें टोटल। तो NH ऐसे, फिर यहाँ NH आएगा ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ये बच्चों बारबिट्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, बारबिट्यूरिक एसिड। तो 5 डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो जैसे वरुणल जो है वो 5 डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 इथाइल है तो ये वरुणल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड ट्रंकुलाइजर्स, ठीक है बच्चों। तो ट्रंकुलाइजर्स में बस ये याद रख लेना, ट्रंकुलाइजर्स में एक तो बच्चों क्या रखो याद, IP इप्रोनाइजिड फेनल्जीन, दूसरा है CHEM, ठीक है, और तीसरा है VVS LANS, बस ये याद रखना, ठीक है ना। जो भी स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, बस इतना। तो ट्रंकुलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग एनाल्जेसिक्स पे, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। जो एनाल्जेसिक्स होता है ये भी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है, ये भी क्या है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ठीक है। जो किसी भी प्रकार का है ना मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस को नहीं करता है ना, मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब ऐसी मेडिसिन खाओ, ठीक है, जिससे ये सब नहीं हो और वो आपके पेन को, दर्द को ठीक करे, ठीक है। तो विदाउट कॉजिंग एबव, जो क्या करता है, जो पेन को क्या करता है, किल करता है, उसे क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों 2 होता है ना, एनाल्जेसिक्स जो होता है वो 2 होता है। एक होता है नॉन नारकोटिक या नॉन एडिक्टिव, और दूसरा होता है नारकोटिक, ठीक है। ये एडिक्टिव है, इसको अगर आपने एक बार लिया तो इससे लेने की आदत बन सकती है। ये क्या होता है, नॉन एडिक्टिव होता है, ठीक है। तो नॉन नारकोटिक में जैसे 2 होता है, एक है पैरासीटामोल और दूसरा होता है एस्पिरिन, ठीक है। मतलब ये एडिक्टिव नहीं करेगा, पैरासीटामोल हो, एस्पिरिन हो, आप जितना भी ले सकते हैं। एस्पिरिन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट को कोआगुलेट, सरफेस में पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री, कोआगुलेट करने से
क्या करता है, बचाता है। इसलिए इसको हार्ट अटैक में भी लिया जाता है, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में भी एस्पिरिन लिया जाता है। इसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर को कम करता है। एंटीपायरेटिक मतलब जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता हो, को कम करता हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। तो ये है बच्चों जो है पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, दोनों एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन का यूज होता है हार्ट अटैक से रिलेटेड डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये नॉन एडिक्टिव है, आप इसको ले सकते हैं। एस्पिरिन का और भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप ज़्यादा लेते हैं इसको तो ये क्या करता है, स्टमक में ब्लीडिंग करने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और नारकोटिक में बच्चों जो है ये एडिक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ड्रग, इसीलिए लोग ड्रग का मतलब लोग नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। तो इसमें दो मार्फिन है, हेरोइन है और कोडेन है, ठीक है। क्या है, अब हम लोग बात करते हैं नारकोटिक ड्रग, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं नारकोटिक, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, हार्ट अटैक, किसी को हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, सीवियर पेन है ना, सीवियर पेन या पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो ऐसे पेन को, ठीक है ना, जैसे शरीर में दर्द है, बुखार है, तो पैरासीटामॉल, एस्पिरिन वैसे काम चल जाएगा। लेकिन किसी को बहुत ही गंभीर, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो वहाँ पे नारकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, एट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो इसमें 3 है बच्चों, मार्फिन, हेरोइन और कोडेन। मार्फिन का ही डेरिवेटिव है हेरोइन और कोडेन। तो इस ई का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो बाकी सब याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है मॉर्फिन। ठीक है, हेरोइन में क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, OCH, सॉरी यहाँ पे H हटा करके OCOCH3, ठीक है। H हटा के ये लगा दोगे, सेम यहाँ पे लगा दो। और कोडेन में इस H को हटा के CH3 लगा दोगे, ठीक है। बस ये तो हो गया आपका मॉर्फिन, ठीक है। हेरोइन में क्या होगा, सब सेम रहेगा, वहाँ पे डाई एसीटेट बोलते हैं कि डाई एसीटेट डेरिवेटिव। यहाँ पे जो है ना OH की जगह O के बाद COCH3 या OAC लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी O मतलब एस्टर ग्रुप लगा दोगे, OCH3। रेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक जैसे हैं, ऐसे। इसका नाम क्या है, हेरोइन है। कोडेन में क्या होगा, कोडेन में यहाँ पे OH ही रहेगा, सिर्फ एक जगह थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे OH की जगह OCH3 हो जाएगा, बस बाकी जो भी थे सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बच्चों कोडेन है, ठीक है। ये सब नार्कोटिक है, MHC याद रखोगे। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एंटी माइक्रोबायल्स, एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रोब है ना, माइक्रोब का मतलब होता है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, फंगस है, ठीक है, पैरासाइट है। इनको ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, है ना, मोल्ड है ना। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रग होगा, है ना, एंटी बैक्टीरियल। इसमें एंटी वायरल होगा, ठीक है, बोलते हैं ना एंटी वायरल फीवर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एंटी फंगल होगा, यहाँ पे एंटी पैरासाइट होगा, है ना, इस तरह से।
तो इनको ट्रीट करने के लिए एंटीमाइक्रोबायल्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है एंटीबायोटिक, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक। मतलब हमें ये देखना है कि जो भी ये सब बैक्टीरिया वायरस है जो हमारे लिए हानिकारक है उनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो थे ना वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए थे, है ना। ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए ये क्या होते हैं, लो टॉक्सिक होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के लिए ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से पहले, है ना, प्रोड्यूस, मतलब पहली बार उन्हीं से प्रोड्यूस हुआ, उन्हीं का यूज करते हैं, उन्हीं को मारने के लिए ना। जैसे बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आज की डेट में क्या है कि इनको हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनके प्रोडक्ट हैं ही, उनसे भी प्लस उसमें कुछ केमिकल, है ना, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या टोटली केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं। ये हो सकता है प्योरली केमिकल सिंथेटिक हो सकता है, मतलब बनाया गया हो, या आर्टिफिशियल हो प्योरली, या सेमी, है ना, सिंथेटिक हो, ठीक है। केमिकल सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो उनके लिए यूज है। तो सबसे पहला जो इसमें आया था बच्चों वो था सल्वर्शन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक आया वो क्या आया, सबसे पहला एंटीबायोटिक वो था सल्वर्सन, ठीक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है, सल्वर्शन है। तो ये जो है इस सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए है। किसके लिए है, सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके लिए है। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्वर्शन या आर्स फिनामिन, है ना। इसको और भी क्या बोलते हैं, आर्स फिनामाइन, ठीक है। आर्स मतलब आर्सेनिक है उसमें। तो ये है बच्चों AS डबल बॉन्ड AS, ठीक है। तो इसके पैरा पे OH लगाना है दोनों साइड, और इसके ऑर्थो पे NH2 लगाना है। तो इसी का नाम है आर्स फिनामाइन या सल्वर्सन, ठीक है। और इसी का दूसरा एक मॉडिफाइड वर्जन, आर्सेनिक जगह नाइट्रोजन लगा दे, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है SONH2 और यहाँ पे NH2 और NH2। इसका नाम है बच्चों प्रोंटोसिल, ठीक है। बाद में इसको देखा गया कि जो इसका एक्टिव, जब, है ना, स्टमक में जाता है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो देखा गया, ये आपने खाया लेकिन ये बॉडी में जाकर टूट गया, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट यही आता है, सल्फेनिलामाइड, ठीक है। क्या है ये, सल्फेनिलामाइड। इसको हम लोग सल्फा ड्रग भी कहते हैं, है ना। ये क्या है, सल्फा ड्रग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें एक सल्फापिरिडीन है, सल्फापिरिडीन, ठीक है। तो ये है बच्चों सल्फापिरिडीन, यहाँ पे पिरिडीन को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे NH आएगा, ठीक है। अब इससे पिरिडीन को जोड़ दो, ठीक है। ये सल्फापिरिडीन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, वेरी इम्पॉर्टेंट जो है ये सल्फा ड्रग, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट सल्फर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसमें आता है बच्चों कि इसमें मोस्ट जो है बोलते हैं ना रिवोल्यूशनरी, है ना, तो रिवोल्यूशन आया कब आया? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंगस से क्या आया? पेनिसिलिन बनाया गया। तो इसने पूरा जो है ना मेडिकल इंडस्ट्री को एक नई हाइट दी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो कि आज भी इसके बहुत सारे तरीक़ों से इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन, तो इसमें दो होता है बच्चों, एक होता है बैक्टीरिसाइडल, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक में होता है, एक होता है बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिया को सीधा मार देगा, है ना, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किलिंग इफेक्ट। दूसरा है बैक्टीरियो स्टैटिक, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा, को रोक देगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है पाओ, ठीक है, जहाँ पे पी फॉर पेनिसिलिन है, ए फॉर अमीनो ग्लाइकोसाइड है, एंड ओ फॉर ओफ्लॉक्सोसिन है। और यहाँ पे टेक याद रखोगे, क्या याद रखोगे? TECH, टेक। यहाँ पे टी फॉर टेट्रासाइक्लिन है, ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन है, एंड CH फॉर क्लोरमफेनिकोल है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें बच्चों जो एंटीबायोटिक होता है वो उसका एक रेंज होता है ना। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो जो क्या करता है, जो ट्रीट करता है किसको? ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ट्रीट करता है, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। दूसरा जो होते हैं नैरो है ना, नैरो स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो या तो ग्राम पॉजिटिव या किसी एक को, है ना, ग्राम नेगेटिव को ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और तीसरा होता है लिमिटेड। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम जो केवल एक ही डिजिट को स्पेक्ट करता है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही डिजीज़ को ट्रीट करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेड। जैसे पेनिसिलिन जी क्या है? एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो क्लोरमफेनिकोल है, ठीक है ना, वो जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोरमफेनिकोल,
ठीक है। तो क्लोरमफेनिकोल जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे VCHAAO है ना, वी छाओ, क्या याद रखो, वी छाओ। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ब्रॉड है, क्या है, ब्रॉड, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो वी यहाँ पे है वनकोमाइसिन, CH का मतलब क्लोरम फेनिकोल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। A फॉर है एमॉक्सीसिलिन, ठीक है, या एम्पीसिलिन, एंड अगेन ये जो है वो है एमॉक्सीसिलिन। O फॉर ओफ्लॉक्सोसिन, ठीक है बच्चों। तो ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, याद रखोगे। क्लोरमफेनिकोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और पेंसिलिन का बच्चों स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे N है, ठीक है, यहाँ पे S है, 2 CH3 लगाओगे, यहाँ पे है COH। तो ये है बच्चों पेंसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर। इसमें देखोगे तो एक कायरल कार्बन है, ये दूसरा कायरल है और ये तीसरा कायरल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये पेनिसिलिन का। और क्लोरमफेनिकोल जो है नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है। पैरा पे CHOH, CH यहाँ पे NH, COCH, ये किसका बच्चों, क्लोरम फेनिकोल, ठीक है। ये जो क्लोरमफेनिकोल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी जगहों पे है ना, जैसे क्या ट्रीट करेगा, टाइफाइड को ट्रीट करेगा, और किसको ट्रीट करेगा, एक्यूट फीवर को, ठीक है, एक्यूट फीवर, और यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक है, डिसेंट्री। तो बहुत जगह एक ही जगह दवाई काम हो रही है ना, डिसेंट्री, ठीक है। तो ये है बच्चों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला है बच्चों एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो बेसिकली क्या है कि जो एक्सटर्नल यूज होता है ना, एक्सटर्नल यूज, ठीक है ना, ऑन लिविंग टिश्यूज, मतलब इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, कट्स पे, वुंड्स पे, ठीक है ना, स्किन सरफेस पे, तो वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट जो होता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पे होता है, इसको इनएनिमेट बोलते हैं ना, फ्लोर हो गया, टाइल्स हो गया, ठीक है ना, ड्रेन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक में एक है फ्यूरासीन एंड सोफ्रामाइसिन, बस इसमें ये 2 याद रखोगे, ये एंटीसेप्टिक है। और इसके अलावा डेटॉल है, DTC याद रखना, D फॉर डेटॉल। डेटॉल में क्या क्या है, T+C है, T क्या है, टर्पिनियोल है, C फॉर
क्लोरॉक्सीलिनॉल है, ठीक है। ये है टरपिनियोल है और ये है क्लोरॉक्सीलिनॉल है, ठीक है। तो टरपिनियोल में, या इसको अल्फ़ा टरपिनियोल भी कहते हैं, इसमें फिनॉल बना लोगे, पैरा पे Cl, यहाँ पे CH3। तो ये डेटॉल का कंपोजिशन है बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो DTC याद रखना, डेटॉल में टरपिनियोल और क्लोरॉक्सीलिनॉल है। इसमें जो होता है सोप में, है ना, एडिटिव जो है वो जो एंटीसेप्टिक की काम करते हैं, किसका करते हैं, बाईथायोनल, ये भी पूछा जा चुका है, बाईथायोनल, ठीक है। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग को सल्फ़र से जोड़ दो और उसके बाद क्लोरीन ऐसे बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे OH और ये बाईथायोनल है। इसके अलावा है बच्चों इसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो इसमें क्या होता है, 2 से 3% I2 प्लस वाटर प्लस अल्कोहल, इसको बोलते हैं टिंक्चर, और ये भी बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। CHI3 ये भी एंटीसेप्टिक है। और इसके अलावा जो है वो है बोरिक एसिड, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन पे एंटीसेप्टिक और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फिनॉल है, फिनॉल, तो ये अगर 0.2% है, ये एंटीसेप्टिक है, ये भाई बहुत बार आ चुका है बच्चों। और अगर ये 1% है तो ये क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। Cl2 जो होता है 0.2 to 0.4 ppm, ठीक है, तो ये जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट है ना, जैसे सप्लाई वाटर होता है ना, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। SO2 लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में मतलब कि जो बर्थ कंट्रोल के लिए है ना, बर्थ कंट्रोल, इसमें 2 होता है बच्चों, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है इस्ट्रोजन, है ना। ये हार्मोन्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल है, ये क्या है, आर्टिफिशियल, ठीक है, जो बर्थ को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन में जो है वो क्या है, सिंथेटिक, है ना, तो ये जो है नोरेथिंड्रोन है, थिंड्रोन, ये सिंथेटिक जो है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। और दूसरा होता है इथाइनाइल एस्ट्रेडायोल, तो ये जो है सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, क्लियर। तो यहाँ पे ओन लगाना है बच्चों, तो ओन लगाओ ऐसे ना, साइक्लोहेक्सेन, फिर एक साइक्लोहेक्सेन लगाओ, फिर इसके ऊपर एक साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद फिर साइक्लोपेंटेन, ये कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल रहेगा
यहाँ पर OH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम यहाँ पे उसी तरह से करोगे, यहाँ पे ओन था ना, ओन नॉर्थ एंड्रोन में ओन है, यहाँ पे डाइऑल है। तो अब सेम उसी तरह से 3 साइक्लो हेक्सेन बनाना है रिंग, एक उसके बाद इसको ऊपर बनाना है, फिर साइक्लोपेंटेन साइड में लगाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे OH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे अब इसका टॉटोमराइज कर दो तो ये OH हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा इथाइनाइल एस्ट्रेडाइऑल। ठीक है, इथाइनाइल एस्ट्रेडाइऑल। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ये क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यही आपके सिलेबस में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटनिंग। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है ना कि अगर आप जब मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपको कैलोरी वगैरह भी मिलता है, आपकी वेट बढ़ सकता है ना। किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको भी मिठाई खानी है, डायबिटीज़ वाले मिठाई खाएगा तो उसका शुगर बढ़ जाएगा, तो डेंजरस हो जाएगा। तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे याद रखेंगे है ना, ASA, या ये है एलिटेम, S फॉर सुक्रोलोस, S फॉर सैकरीन एंड A फॉर एस्पार्टेम। ठीक है, शुगर से बच्चों ये जो होता है, मतलब चीनी से, किन शुगर से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और ये जो होता है 600 टाइम्स होता है, ये जो होता है 650 टाइम्स होता है, और ये क्या होता है बच्चों 100 टाइम्स होता है। ठीक है, तो एलिटेम प्लस सुक्रोलोस प्लस सैकरीन। ठीक है, एलिटेम प्लस सुक्रोलोस प्लस सैकरीन प्लस स्पार्टेन। ठीक है, तो ये है बच्चों। इसमें क्या करना है, एलिटेम में ये जो है हमने कहा कि 2000 टाइम्स है, 2000, और ये जो है ये 600 टाइम्स है, ये 550 टाइम्स है, और ये 100 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो इनका जो है स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर इसका इम्पॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में बनाया है, बस ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, और जैसे सुक्रोलोज मतलब वो होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, कोल्ड फूड में होता है। ठीक है ना, ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, और ये जो होता है हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, अगला बात करते हैं बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव्स की। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को स्पॉइलेज होने से बचाते हैं। ठीक है, फूड को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जो फूड को ख़राब होने से बचाते हैं, दे आर नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो उसमें जो आता है बच्चों, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल है ना, और सॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर है, या शुगर है, या फिर टेबल सॉल्ट है। ठीक है, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ, है ना, प्रोपेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब सॉर्बिक एसिड, सोडियम सॉल्ट, है ना। सॉर्बिक एसिड
उसका सोडियम ये होता है सॉर्बिक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे लगाते जाओ, ठीक है। ये है COONA, यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये है बच्चों। अगला हम बात करते हैं बच्चों सोप की, है ना। तो सोप जो होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है बच्चों। तो सोप जो होता है उसमें स्टीयरिक एसिड, है ना, स्टीयरिक, ओलिक और पामेटिक, ठीक है ना, एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोप, ठीक है। स्टीयरिक जो होता है C18, ठीक है, और इसका DU1 होता है ना, तो C18H36O2, ये क्या है बच्चों, ये है स्टीयरिक एसिड, या इसको लिख सकते हो C17H35COON, और ये हो जाएगा C18H36O2, ये क्या हो जाएगा, ये ओलिक एसिड हो जाएगा, और C16H32O2 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पामेटिक। तो इन्हीं का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप कहते हैं। सोप जो होता है हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट इनका इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो एक होता है बच्चों ग्लिसरॉल जो होता है, ये शेविंग क्रीम में इसको ऐड किया जाता है, क्योंकि ये उसको ड्राइनेस से बचाता है ना। शेविंग क्रीम में ऐड करते हैं जो ड्राई, ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और सोप जो होता है बच्चों वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो सोप के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी सोप्स होते हैं बच्चों उसमें क्या होता है कि उसको फैट और ऑयल में बॉयल करने के बाद उसको बनाते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके उसका सॉल्ट बना लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट बनाओगे तभी ये वाटर में क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। टॉयलेट सोप में क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो फैट होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाते हैं, जब उसमें हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं तो ट्रांसपेरेंट सोप बन जाते हैं, ठीक है। मेडिकेटेड सोप में कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ है ना, जैसे कि उसमें जैसे आपने बताया ना बाईथायोनॉल वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक कितना यूज करता है। दूसरा होता है कि जो सोप पाउडर या जो इसको बोलते हैं स्काउरिंग एजेंट होता है, ठीक है बच्चों। स्काउरिंग मतलब जो दानेदार चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप सर्फ एक्सेल या एरियल वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पे स्काउरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, ठीक है, जिसको एब्रेसिव कहते हैं, जो दानेदार टाइप का होगा। और दूसरा इसमें आता है, उसको हम लोग फिलर्स कहते हैं ना, फिलर्स। तो फिलर्स जो होता है, फिलर्स इसमें क्या होता है, Na3PO4 प्लस Na2SiO3 प्लस Na2CO3, है ना, ये सब जो होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, ठीक है, प्लस बोरेक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिलर्स। और इसमें एक होता है बिल्डर, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें सोडियम रोजिनेट लेते हैं, ठीक है, सोडियम रोजिनेट, ठीक है। और दूसरा होता है बिल्डर, तो बिल्डर में क्या होता है, Na3, ये बच्चों ये जो फिलर होते हैं ना ये लाउंड्री सोप में होते हैं, इसमें होते हैं लाउंड्री सोप में, Na3PO4 प्लस Na2CO3, ठीक है। और सैंड वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बिल्डर। तो बिल्डर जो होता है वो सोप को ज़्यादा अच्छे से एक्टिव बनाता है, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अब बात करते हैं बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट की, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में इफेक्टिव है ना, हार्ड वाटर में क्या है, इफेक्टिव। ये तीन प्रकार का होता है,
ठीक है। एक होता है एनायनिक, दूसरा होता है कैटायनिक, तीसरा होता है नॉन आयनिक, ठीक है। तो एनायनिक मतलब यही होगा RCONO टाइप का होगा। कैटायनिक मतलब R4N, X की जगह Cl माइनस, Br माइनस और एसीटेट आयन, ये कैटायन। इसमें एनायन पार्ट रिएक्ट करेगा, इसमें कैटायनिक पार्ट रिएक्ट करेगा, और ये न्यूट्रल रहेगा नॉन आयनिक में, है ना। तो जैसे इस टाइप से हम ले लेते हैं। तो जो भी बस ये देख लेना कि सॉल्ट जो रहेगा, हमने ले लिया ना CH3CH2 ठीक है ना, और CH2OSOO माइनस Na प्लस। ये क्या है बच्चों, ये एनायनिक है, ठीक है। ये लॉरिल है ना, सोडियम सॉल्ट और लॉरिल सल्फेट है। उसी तरह 2 डेकाइल बेंजीन ले लोगे, ठीक है, तो CH3CH2 11, ये 2 डेकाइल बेंजीन के साथ ऐसा भी आप ले सकते हैं। ये सब एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2 डेकाइल, बस एनायनिक याद रखना, ठीक है। कैटानिक में जैसे इसका नाम है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, तो सिटाइल में होता है CH3CH2 15N, ठीक है। ये देखो ये कैटायनिक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, आगे कोई भी Br माइनस, Cl माइनस और एसिड। ये क्या है बच्चों, ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, सिंपल सी बात है। इसका नाम है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, ठीक है। और जो दूसरा न्यूट्रल है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीइथाइल, ठीक है, ग्लाइकॉल। तो स्टेरिक बता चुका हूँ, तो यह आएगा CH3CH2 होल 16 COO CH2CH2O होल N CH2CH2OH। तो यहाँ देखो ये बच्चों न्यूट्रल है, बस ये याद रखना, न्यूट्रल, कैटायन और एनायन, सिंपल सी बात। अब दूसरा बच्चों को क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वही होता है जब इसका जो R ग्रुप है ना, ये जो R है, ये जितना ज़्यादा ब्रांच रहेगा बायोडिग्रेडेबल नहीं रहेगा। ब्रांच नहीं रहेगा तो बायोडिग्रेडेबल रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल में R में ब्रांच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है। अगर होगा तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर रिवीजन। थैंक यू वेरी मच। आप बच्चों ये पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर एक बार आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, और इसको